रामपुर गांव में सेठ गिरधारी लाल का बहुत नाम था। गिरधारी लाल की जिंदगी में सारे ऐशो आराम थे। परिवार में पत्नी उमा और 5 बेटियां राधा, गौरी, कुसुम, पूजा और गुड़िया थे। गिरधारी लाल को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। इसी कारण वो जब भी किसी महफिल के बीच बैठता तो अपनी अमीरी का लंबा चौड़ा बखान करता। गिरधारी की सबसे छोटी बेटी का जन्मदिन था। आज वो 1 साल की हुई थी। अरे तुम देखना ज्ञानचंद, मैं अपनी 5 बेटियों की शादी इतने धूमधाम और शान से करूंगा कि रामपुर गांव क्या, आसपास मीलों दूर गांव के लोग देखते रह जाएंगे। वो तो है गिरधारी, तुम्हारी 5 बेटियां सचमुच बड़ी किस्मत वाली हैं, जो तुम जैसा पिता उन्हें मिला। वैसे गिरधारी, तुम्हारी बड़ी बेटी राधा को तो मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो वापस शहर जाकर मैं इस बारे में तुम्हारी भाभी से बात कर लेता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी तुमने ज्ञानचंद। सूरज और राधा बिटिया को बड़ा होने दो, हम धूमधाम से दोनों की शादी करेंगे। उस दिन गिरधारी लाल सचमुच बहुत खुश था। उसके पास सब कुछ था। सब मेहमानों के जाने के बाद उमा अपनी 5 बेटियों को सुला देती है। चलिए आप भी सो जाइए, थक गए होंगे, सुबह से कितनी भाग दौड़ कर ली। उमा, अरे अपनी बेटियों के लिए ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। वैसे ज्ञानचंद ठीक कह रहा था, हमारी 5 बेटियां सचमुच बड़ी नसीब वाली हैं। उमा, हम अपनी बेटियों को खूब अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे, फिर बड़े बड़े अमीर खानदान हमारी बेटियों के लिए रिश्ता मांगेंगे। तुम देखना, आसपास के गांव ही नहीं, शहर से भी बड़े बड़े रिश्ते हमारी बेटियों के लिए आएंगे। तुम देखना, मेरी बेटियों को देखते ही सब कहेंगे ये 5 तो अमीर सेठ गिरधारी लाल की बेटियां हैं। गिरधारी लाल खुशी से अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक भूकंप आ जाता है। सब तरफ हाहाकार मच जाता है। भूचाल आने से सब कुछ तबाह हो जाता है। घर के घर टूट जाते हैं। उमा अपनी 5 बेटियों को साथ लिए गिरधारी को ढूंढ रही थी, पर उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। वो रोती बिलखती गांव के पास बने टेंट में पहुंचती है। भैया, आपने कहीं मेरे पति को देखा है? आप जानते होंगे सेठ गिरधारी लाल, वो मेरे पति हैं। बहन, मैंने देखा था, तुम्हारे पति के ऊपर लोहे का एक खंबा गिरा था। शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ। उमा अपनी 5 बेटियों को लिए टेंट में कुछ दिन रहती है, पर उसके बाद सब वापस अपने अपने घर लौटने लगते हैं। उमा का तो कोई घर ही नहीं था। वो शहर की बस में बैठ जाती है और शहर पहुँच जाती है। माँ, हम सबको बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाने का ले लो, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ हाँ राधा बिटिया, तू यहाँ पेड़ के नीचे इन चारों को लेकर बैठ, मैं अभी थोड़ी देर में कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इन सोने की चूड़ियों को बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ दिन गुजारा चल जाएगा, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। उमा शहर में बनी एक सुनार की दुकान पर जाती है और अपनी सोने की चूड़ियाँ बेचती है। 40,000 रुपए मिल जाएंगे इन चूड़ियों के। हाँ हाँ दे दीजिए, मैं इन पैसों से कोई काम शुरू कर लूंगी। पहले सबके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। उमा सड़क पर अभी रुपए गिन ही रही थी कि तभी एक चोर उसके हाथ से सारे रुपए छीनकर भाग जाता है। चोर चोर, कोई पकड़ो, मेरे रुपए लेकर भाग रहा है, कोई मदद करो। उमा चीखती चिल्लाती रही, पर किसी ने भी उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। चोर उमा के हाथ से सारे रुपए लेकर भाग गया। उमा के हाथ खाली हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो खाली हाथ ही बच्चों के पास वापस लौट आती है। माँ, क्या हुआ? तुम कुछ खाने को नहीं लाई? माँ, तुम रो क्यों रही हो? चोर सारे रुपए छीन कर भाग गया राधा, अब हम क्या करेंगे? तू तो समझदार है, पर ये चारों भी बहुत छोटी है। माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे तो वैसे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। माँ, तुम भी सो जाओ। रात हो गई थी। उमा अपनी बेटियों को लेकर उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह उमा देखती है कि राधा पेड़ के नीचे नहीं सो रही। वो अपनी चारों बेटियों को उठाती है और उनसे पूछती है, गौरी, पूजा, कुसुम, गुड़िया बेटा उठो, उठो तो, राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें बताकर गई है क्या? नहीं माँ, वो हम में से तो किसी को नहीं कहकर गई, हम तो सो रहे थे। राधा कहाँ चली गई बिटिया? तुम बैठो, मैं उसे ढूंढती हूँ। राधा अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ खाने का ढूंढने गई थी। वो समझदार थी और वो सारी परेशानी को समझ रही थी। राधा एक चाय के होटल पर जाती है और भैया से कुछ ब्रेड के पीस मांगती है। चाचा, मुझे डबल रोटी दे दो, मेरी माँ और बहनें भूखी हैं, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बिना पैसों के यहाँ कुछ नहीं मिलता, ये शहर है बिटिया, यहाँ काम के बदले खाना मिलता है, समझ रही हो? चाचा, कोई काम बता दो, फिर मैं काम करके आपसे डबल रोटी के पीस लूंगी। अच्छा तो एक काम कर, बर्तन पड़े हैं वो धो ले और अच्छे से धोना, तभी तुझे डबल रोटी दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है चाचा, मैं अभी बर्तन कर देती हूँ।
राधा चाय के होटल पर रखे ढेर सारे बर्तन धोने लगती है। इतनी देर में उमा भी वहां आ जाती है और वो राधा का हाथ रोक देती है। राधा, ये क्या कर रही है? तू झूठे बर्तन साफ कर रही है और तू मुझे बताकर भी नहीं आई। मैं कितना परेशान हो गई थी। माँ, गौरी, पूजा, कुसुम, गुड़िया को भूख लगी थी। मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ खाने का ले लेती हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब ये सारे बर्तन कर लूंगी तो मुझे बदले में डबल रोटी मिलेगी। फिर आप सब पेट भर कर खा सकते हैं। हे भगवान, मैंने अपनी बेटियों का ऐसा नसीब नहीं सोचा था। क्या से क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हट बिटिया, मैं बर्तन कर लूंगी, तू अपनी बहनों के पास जाकर बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। उमा सारे झूठे बर्तन धो देती है और बदले में चाय वाला उसे डबल रोटी के पीस दे देता है। उमा अपनी बेटियों को लेकर ऐसे ही दर दर भटक रही थी। चलते चलते एक दोपहर उमा सड़क पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां से एक औरत गुजर रही होती है। राधा उसके पास गई और विनती करने लगी, हमारी मदद करो, हमारी माँ बेहोश हो गई है। घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी देखती हूँ। ड्राइवर, जरा देखो क्या हुआ है। मैडम, लगता है गर्मी से बेहोश हो गई है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बच्चों, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो औरत एक एनजीओ चलाती थी जहाँ पर वो गरीब और बेसहारा लोगों को पनाह देती थी। उस औरत की मेहरबानी से उमा और उसकी बेटियों को रहने की जगह मिल जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। मैं यहाँ रहकर अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ। हाँ, हमारा एनजीओ तुम्हारे जैसे बेसहारा औरतों के लिए ही खुला है। तुम्हारी बेटियाँ यहाँ पर रहकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़ और कई तरह के रोजगार से तुम पैसे कमा सकती हो और उन पैसों से अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा भी कर सकती हो। गिरधारी लाल और उमा की पांचों बेटियों का नसीब उन्हें कहां से कहां ले आया था। जिन बेटियों को राज सुख मिलने का सपना गिरधारी लाल ने सोचा था, आज उसकी वही बेटियां अपनी माँ के साथ एक एनजीओ में रह रही थी। धीरे धीरे समय ने करवट बदली और वक्त 15 साल आगे निकल गया। उमा की पांचों बेटियां बड़ी हो गई और अच्छी नौकरी पर लग गई। उमा अपनी पांचों बेटियों के साथ एक नए घर में रहती थी। एक दिन जब वो घर लौट रही थी, अचानक उसकी मुलाकात ज्ञानचंद से हो गई। ज्ञानचंद को लगा कि भूकंप के मलबे में गिरधारी का सारा परिवार खत्म हो गया, पर अपने सामने उमा को देखकर ज्ञानचंद की आंखों में आंसू आ गए। वो गिरधारी से बचपन में किया हुआ वादा निभाना चाहता था, इसलिए उसने राधा का हाथ अपने बेटे सूरज के लिए मांगा। गिरधारी लाल से किए वादे को पूरा करने के लिए ज्ञानचंद और उमा राधा और सूरज की शादी तय कर देते हैं। मंडप सजा हुआ था। उमा गिरधारी लाल को याद कर रही थी। भाभी, क्या हुआ? गिरधारी को याद कर रही हो? हाँ भैया, आज वो साथ होते तो अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से होते देख बहुत खुश होते। भाई साहब, ये फूल माला की टोकरी रखवा लेते, मुझे लाला जी ने भेजा है। ये तो इनकी आवाज है। आप इस हालत में, आप जिंदा हो जी? गिरधारी, तू जिंदा है? तो इस हालत में? उमा, ज्ञानचंद, उमा तुम जिंदा हो? मुझे तो पता चला था तुम और मेरी पांचों बच्चियां उस मलबे में दब गई हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा परिवार, तूने मुझे उनसे मिलवा दिया। गिरधारी उस दिन नसीब के लिखे पर विश्वास कर लेता है। वो उमा के साथ मिलकर अपनी बड़ी बेटी राधा को आशीर्वाद देता है और अपनी पांचों बेटियों को गले से लगा लेता है। शमशान में अपनी पत्नी दीपा का अंतिम संस्कार करते हुए अजय बार बार भावुक हुआ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगा, कैसे वो अपनी 7 साल की बेटी सीमा की देखभाल करेगा। पिताजी, सभी कहते हैं कि माँ कभी नहीं आएगी, क्या ये सच है? हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा में आपने डाल दिया। हमसे क्या भूल हो गई जो आपने दीपा को अपने पास बुला लिया। अब मैं क्या जवाब दूं अपनी नन्ही सी बेटी के सवालों का। क्या हुआ पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अजय तो तब सीमा के सवालों का जवाब दे पाता जब उसके पास उसके सवालों का जवाब होता। वो खामोश रहा, लेकिन खामोशी से पूरी जिंदगी तो नहीं चलाई जा सकती। सीमा अपनी माँ को हमेशा याद करती। एक बार सीमा को तेज बुखार हो गया। उस हालत में वो बार बार अपनी माँ को याद कर रही थी। पिताजी, माँ कब आएगी? बोलिए ना। अगर वो नहीं आ सकती तो हम लोग ही चलिए ना उनके पास चलते हैं। मुझे माँ के बिना नींद नहीं आती है।
सीमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने दवा तो दे दी, लेकिन इशारों इशारों में अजय को यह भी बताया कि सीमा को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। सीमा की हालत और अपने दोस्तों की सलाह पर अजय ने अनु से दूसरी शादी कर ली। सीमा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पर मेरी माँ तो कहीं चली गई है। देखिए ना, मैं कितना रोती हूँ, वो आती ही नहीं। सीमा, ये तुम्हारी नई माँ है, ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी, बहुत। अजय ने बहुत उम्मीदों के साथ अनु से विवाह किया था। उसे लगता था कि अनु सीमा को माँ की तरह प्यार देगी तो वो धीरे धीरे दीपा को भूल जाएगी। अनु ने कुछ दिनों तक तो सीमा से प्यार का नाटक किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सीमा, ओ सीमा, जरा इधर तो आ। क्या हुआ नई माँ? अरे देख ना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तू जरा ये सब्जियां काट देना। सब्जियां? पर मैंने तो ये कभी काटी नहीं है। अरे नहीं काटी तो अब काट ले। आखिर एक ना एक दिन तू जब अपने घर जाएगी तो वहां तो तुझे सब काम करना होगा ना। अपने घर? ये मेरा घर नहीं है क्या नई माँ? अनु ने सीमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सीमा की ये बात कि ये उसका घर नहीं है क्या, उसे चुभ गई। दूसरी ओर सीमा सब्जियां काटने लगी, लेकिन उसने पहले कभी सब्जी काटी नहीं थी, तो सब्जी काटते वक्त उसकी उंगली चाकू से लगकर कट गई। नहीं माँ, नहीं माँ। अरे क्या हुआ, इस तरह क्यों चीख रही हो? नहीं माँ, देखिए ना, सब्जी काटते हुए मेरी उंगली कट गई। तुम भी ना किसी काम की नहीं हो, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। अब तुम्हारे पापा देखेंगे तो सारा दोष मुझे ही देंगे। मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगी नई माँ। जब अजय घर में रहता तो अनु सीमा से दिखावे का प्यार करती, लेकिन जब वो ऑफिस चला जाता तो सीमा को तंग करने का सिलसिला शुरू हो जाता। साथ ही वो सीमा को धमकाती भी रहती कि अगर कुछ भी अपने पापा से कहा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन अनु ने सीमा से चाय बनाने को कहा। सीमा चाय बनाकर अनु को दे ही रही थी कि सीमा के हाथ से गलती से चाय का कप गिर गया और घर की एक नई कालीन खराब हो गई। हे भगवान, इस लड़की ने तो सब कुछ बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। कभी ये तोड़ती है, कभी वो फोड़ती है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अनु गुस्से में सीमा को एक थप्पड़ मारती है। अरे नहीं माँ, मैं अभी ये सब साफ कर देती हूँ। हाँ तो मुंह क्या देख रही है, साफ कर। सीमा बहुत छोटी थी, लेकिन अनु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उससे कोल्हू के बैल की तरह घर का काम करवाती, कभी कपड़े धोना तो कभी बर्तन मांजना तो कभी घर का झाड़ू पोछा। नन्ही सी जान और इतना काम। आखिरकार सीमा फिर से बहुत बीमार पड़ गई। उस दिन अजय ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और अनु को खुली छूट मिल गई थी सीमा को परेशान करने की। क्या बात है महारानी, आज पूरा दिन सोए रहना है क्या? आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? अच्छी भली तो दिख रही हो। नहीं माँ, मुझे तेज बुखार है। वाह रे वाह, बहाने तो देखो इसके। तेज बुखार है, रुको, तुम्हारे बुखार की ऐसी दवा मेरे पास है जिसको खाने के बाद ना तुम्हारा बुखार पल में गायब हो जाएगा। अनु ने उस दिन अत्याचार की इंतहा कर दी। उसने ठंडा पानी लाकर सीमा के बदन पर डाल दिया। वो बेचारी थर थर कांपने लगी। उसका बुखार और भी बढ़ गया और वो बेहोश हो गई। उसी समय अजय भी घर वापस आ गया। अजय को देखते ही अनु की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन उसने चालाकी से काम लिया और झूठ मूठ का दुखी होने का नाटक करने लगी। अरे अजय, देखो ना, मेरी फूल सी बच्ची को क्या हो गया है। ये आंखें ही नहीं खोल रही। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अरे अनु, ऐसा मत कहो। मैं जानता हूँ तुम सीमा को कितना प्यार करती हो। सीमा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। सीमा को अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। उसी रात जब अजय अस्पताल के कॉरिडोर में घूम रहा था तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाज की दिशा में गया। कौन है वहाँ? कौन रो रहा है? अजय उस औरत के पास गया, लेकिन जैसे ही उस औरत का चेहरा उसने देखा वो शॉक्ड रह गया। दीपा, तुम? अजय, मेरी बेटी मर जाएगी। मैंने तुम्हारे भरोसे उसे छोड़ा, लेकिन तुम लोगों ने उसे इस हालत में डाल दिया। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद दीपा की आत्मा अजय के शरीर में प्रवेश कर जाती है
अगले दिन जब अनु सो रही थी तो अजय उसके पास आया। अनु, अनु, उठो ना अनु। अरे अजय, आप कब आए हॉस्पिटल से? अब कैसी है मेरी बेटी? पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तुम प्यार जो उसे इतना करती हो। सुनो ना, मैं बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे लिए चाय बना दो ना। अभी लाई। अनु चाय बनाने किचन में गई, लेकिन जैसे ही उसने गैस ऑन किया, पीछे से अजय आ गया, जिसके हाथों में वही कालीन थी जिस पर सीमा के हाथों से चाय गिर गई थी। अरे तुम ये कालीन क्यों उठा लाए? क्योंकि ये कालीन तुझे मेरी बेटी से ज्यादा प्यारी है ना। इस पर जरा सी चाय गिर गई तो तुमने उस मासूम पर अपना हाथ उठाया। ये तुम क्या कह रहे हो अजय? क्यों, सच कड़वा लगा क्या? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। मुझे तो लगता है किसी ने तुम्हारे कान भर दिए। अनु ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अजय ने एक जोरदार चांटा उसे मारा। ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो तुम? उसके बाद अजय ने वहाँ फलों की टोकरी से चाकू को उठाया और अनु के पास गया। जब मेरी बेटी की उंगली इस चाकू से कट गई थी तो तुमने उसे दवा लगाने की बजाय जली कटी सुनाई। चलो, अब मैं तुम्हारी उंगली इस चाकू से काटता हूँ, देखता हूँ अब तुम्हारा रिएक्शन क्या आएगा। हाँ? अजय ने जैसे ही चाकू से अनु की उंगली काटने की कोशिश की, वो जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है, बचाओ। दिमाग मेरा खराब हुआ है या तेरा? जब बुखार से तपती मेरी बेटी पर तूने ठंडा पानी डाल दिया। कौन हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी दीपा का भूत अजय के शरीर से बाहर निकल आता है। उसे देखकर अनु की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो जाती है। दीपा तुम? क्यों अनु, क्यों? तुम एक औरत ही हो ना? क्या औरत का दिल ऐसा होता है? ये माना कि सीमा ने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन रिश्ते में तो वो तुम्हारी बेटी है ना, सौतेली बेटी ही सही। क्या सौतेले को जीने का हक नहीं? उसे खुश होने का हक नहीं? क्या गलती है मेरी मासूम बेटी की जो तुमने उसे ऐसी सजा दी कि वो अस्पताल के आईसीयू में है? तुम तो नई माँ हो ना उसकी। क्या कोई माँ इतनी निर्दयी हो सकती है? बस करो दीपा, अब कुछ मत कहो। मेरी गलती के लिए तो तुम क्या, कोई भी माँ मुझे माफ नहीं करेगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं उस मासूम के लिए इतनी जालिम बन गई। मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। सीमा मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। अनु तुरंत अजय के साथ अस्पताल गई। वहाँ उसने सीमा की खूब देखभाल की। उसकी सेवा, प्रार्थना और डॉक्टरों की मदद से सीमा जल्दी घर आ गई। अनु का दिल अब बदल गया था। सीमा को अब वो सौतेली नहीं, अपनी बेटी मानकर पालने लगी। सीमा भी अब खुशी खुशी उनके साथ रहने लगी। अब वो उसकी नई माँ नहीं, सिर्फ माँ थी।